तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे आप लोग छात्र लोग और युवा लोग जुड़ गए हैं इस बातचीत में। और मैं खुश हूँ ये देख करके कि इतने लोग मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कुछ। यही मेरे लिए एक बहुत बड़े सुख की बात है क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि जैसे मजदूर वर्ग कहीं दिखता ही नहीं, न टीवी पर, न फिल्मों में, न अखबारों में, कहीं नहीं दिखता। तो जो मैं आज चर्चा करना चाह रही हूँ कि अभी वर्तमान में मजदूर वर्ग की स्थिति क्या है और ये 4 जो नए लेबर कोड लाए गए हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन है, और इसके बारे में एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ज़्यादा हमें समय प्रश्नों के लिए मिले, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 5 बजे तक अपनी बात खत्म कर दूं और उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए हम लोग जो भी सवाल आप लोगों के होंगे, सवालों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग इतिहास के बारे में या फिलोसफी के बारे में, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करते होंगे। तो आप लोगों को एक विरोधाभास मालूम हुआ होगा कि एक तरफ तो जो मजदूर वर्ग की स्थिति हमें दिखती है, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों की जो पीढ़ी है आपने सबसे ज्यादा उसको देखा लॉकडाउन के दौरान, कि लॉकडाउन का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। बड़े बड़े शहरों से लोग बिहार, यूपी, हमारे छत्तीसगढ़ में, सब जगह वापस अपने गांव में आने लग गए थे। तो ये मतलब संसद में जो आंकड़े दिए गए हैं वो है 1,14,00,000 लोग चलने लगे। आप मान के ही चलिए कि उससे ज्यादा ही रहे होंगे जो लोग पैदल चले होंगे। उनमें से करीब 3,700 लोग तो पटरियों पे मर गए, और और भी कई कई परिस्थितियों में से गुजरे। तो इसका मतलब ये है कि 1 सप्ताह के बाद लोगों के पास कोई सरप्लस नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई घर नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि ऐसी महामारी के समय जब बाहर निकलने में डर लग रहा था कि मौत ना हो जाए, और जहां पे पुलिस डंडे बरसा रही थी जो भी बाहर दिख रहा था उसको, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जान जोखिम में डाल के पैदल चलना मुनासिब समझा। तो ये है जो वस्तु स्थिति मजदूर वर्ग की है। दूसरी तरफ हम में से जो, आप में से जो लोग, जिन जिन भी लोगों ने मार्क्सवादी फलसफे को पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि मजदूर वर्ग की एक भूमिका, एक समाज को परिवर्तन करने वाली एक अगुवे दस्ते के रूप में उसको कहा जाता है मजदूर वर्ग को। और मजदूर वर्ग से एक उम्मीद की जाती है कि एक नए समाज की स्थापना वो करेगा और एक समाजवादी समाज की स्थापना करेगा। तो ये चीज बड़ी विरोधाभासी आप लोगों को लग सकती है, खास करके आपकी पीढ़ी को, क्योंकि आपने कोई भी बड़े मजदूर आंदोलन देखे नहीं है। मेरे ख्याल से नजदीक अगर देखा होगा तो मारुति में जो 2012 से लेकर के जो आंदोलन चलता आ रहा है वो सही में बहुत ही बहादुराना आंदोलन था। कई बार जो है वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और परमानेंट मजदूरों ने मिलकर यूनियन जो बनाने की कोशिश की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यूनियन बनाने की कोशिश की, हर बार यूनियन को कुचला गया, और अंतिम बार जो है उसमें ऐसा एक हादसा हो गया जिसकी वजह से लोग 10-10, 12-12 साल तक यूनियन के पदाधिकारी जो जेलों में रहे। शुरू में तो सैकड़ों की संख्या में लोग जेल में थे, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकलते गए। अंत में जो यूनियन के 12 पदाधिकारी हैं वो हाल हाल में निकले। तो मतलब सिर्फ संगठित होने के लिए इतना बड़ा उनके ऊपर जो दमन हुआ, उस चीज को आप लोगों ने देखा है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहती हूँ कि इस रूप में कि जो ब्रिटिश के खिलाफ जो साम्राज्यवादी विरोधी जो लड़ाई थी उसमें एक्चुअली मजदूर वर्ग की बड़ी
अहम भूमिका थी, और उस भूमिका को हम लोग शायद जानते नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मजदूर वर्ग को तो वैसे भी इतिहास के पन्नों से गायब किया जाता है, तो वो दिखता भी नहीं है। पर उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखलाना चाहती हूँ। तो एक लेख एक्चुअली मैंने पीयूसीएल के लिए लिखा था 1 मई के लिए, क्योंकि ये 75वां साल जो आज़ादी का जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको लेकर के। तो उसमें मैंने समझा कि सबसे पहले तो मुझे मजदूर वर्ग की क्या भूमिका रही इस पूरी लड़ाई के अंदर, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई के अंदर, उसको भी थोड़ा सा बताऊं। तो लगातार जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग को संगठित करने वाली जो यूनियनें हैं, और जो मजदूर राजनीति को या मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो राजनीति थी, कम्युनिस्ट पार्टियों की जो राजनीति थी, उसकी बहुत अहम भूमिका जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में रहा। अभी आप चाहे देखिए 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को जब 6 साल की सजा सुनाई गई थी, तो उस समय 6 दिन की हड़ताल सारी टेक्सटाइल मिलों में बुलाई गई, और उस समय लाखों की तादाद में टेक्सटाइल मिलें थी। यहाँ तक कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी 6 दिन की हड़ताल हुई थी। तो 6 दिन का एक पॉलिटिकल हड़ताल, ये शायद सबसे पहली पॉलिटिकल हड़ताल थी जो किसी आर्थिक मांग को लेकर नहीं थी, एक पॉलिटिकल मांग को लेकर थी, और वो तिलक की सजा को लेकर थी। उसके बाद आप देखिए कि 1914 के आसपास जो पहला विश्व युद्ध के समय, उस समय कनाडा से जो है, जो गदर पार्टी, वहां पे जो गदर पार्टी, वहां कनाडा में बहुत सारे मजदूर के रूप में भारत से लोग गए हुए थे, और उन लोगों ने वहां पर अपना संगठन बनाया, और वो भारत को आजाद करने के उद्देश्य से एक 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 शिप, एक 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 जहाज में चल करके आए थे। और उनमें से बहुत सारे लोग ज्यादातर लोग पंजाब के थे। उनमें करतार सिंह सराभा भी थे, जो शहीद भगत सिंह के एक बहुत आदर्श थे, और बहुत यंग, शायद मुश्किल से 19 साल के रहे होंगे। तो वैसे लोग भी थे। और ये गदर पार्टी ने उस समय कोशिश की थी कि वो जो भारतीय सैनिकों के बीच में जाए और उनको संगठित करे, ब्रिटिश के विरुद्ध संगठित करे, और उनमें ज्यादातर लोगों को कालापनी की सजा हुई थी। और वो सब लोग अंडमान में थे, और बहुत सारे लोग तभी छूटे जब आज़ादी मिली। तो एक ये बहुत जबरदस्त गदर पार्टी की एक कोशिश थी। उसके बाद 1930 का देख लीजिए, तो शोलापुर एक जगह थी। शोलापुर में मजदूरों ने अपना, मतलब एक तरह से शहर पे कब्जा कर लिया था। अब ये तो सोचना ही आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक कम्यून बना करके उन्होंने उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शहर के ऊपर कई दिनों तक कब्जा किया, और बहुत क्रूरता से उन्हें 4 ही दिन तक वो कम्यून सबसिस्ट कर पाया। उसके बाद बहुत भयंकर रूप से उनके ऊपर दमन किया गया, और उसमें 4 मजदूरों की सरेआम फांसी सोलापुर में हुई थी, जिनके नाम थे मलप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे और श्री कृष्ण शारदा। ये 4 लोग शहीद हुए थे
सोलापुर कम्यून के समय। अब ये सब आपको इतिहास में तो बताया ही नहीं होगा ना, मजदूर वर्ग का तो कुछ बताते ही नहीं है जब आजादी का इतिहास बताते हैं। उसके बाद आप देखिए मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ, और उस समय लगभग पूरे देश भर से जितने मजदूर नेता थे, जितने ट्रेड यूनियन नेता थे, जगह जगह से, उसमें 31 वर्किंग क्लास जो लीडर थे, उन सब लोगों को एक की वो साजिश कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश कर रहे हैं सारे मजदूर नेता मिल करके, ये कहा गया था, और ये मेरठ कंस्पिरेसी केस चलाई गई थी। उसके बाद आप देखिए 1937 में तब तक वर्कर्स प्रेजेंट पार्टी बन चुकी थी, वर्कर प्रेजेंट पार्टी, मजदूर किसान पार्टी बनी हुई थी, और उस समय उन्होंने उस समय धीरे धीरे करके कुछ हद तक ब्रिटिश ने अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, अलग अलग जो रीजनल क्षेत्र, जो क्षेत्रीय रूप से असेंबलियां या राज्य स्तर पे गठित करने की एक तरह से अनुमति, कहना चाहिए अनुमति दी थी। बहुत सीमित अधिकारों के साथ ये असेंबलियां चलती थी। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश की उस समय जो असेंबली थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको कहा जाता था, उसको पूरा वर्कर पेजेंट पार्टी ने और किसान सभा ने घेर के कहा था कि जमींदारी का एबोलिशन होना चाहिए, जमींदारी समाप्त की जानी चाहिए, और इसका जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसमें भी मजदूर वर्ग का हाथ था। उसके बाद आप देख लीजिए 1945 में जिस समय कलकत्ता में भी और बंबई में भी जो गोदी मजदूर थे, जो डॉक्स में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमको युद्ध का सामान जो है हम लोड नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनका वो जो एक्शन था, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा एक्शन, चोट पहुंचाने वाला ब्रिटिश सरकार को था। लेकिन जो सबसे हीरोइक लड़ाई थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है 1946 की लड़ाई। आप सब लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुना है। 1857 बोलते हैं, हालांकि वो भी फर्स्ट नहीं है, उसके कई पहले आदिवासियों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, उसके 100 साल पहले। जो आपके आदिवासी क्षेत्रों में, जो आज झारखंड है, जो आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो पूरे आदिवासी बेल्ट हैं, इसमें बड़ी बड़ी आदिवासी लड़ाइयां हुई थी। लेकिन बहरहाल 1857 को तो आमतौर पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, पर लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन क्या था और कौन था, ये आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि वो था 1946 में। और 1940 एक बड़ी अच्छी किताब आई है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, प्रमोद कपूर की एक किताब है, द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बताती है नाविक विद्रोह के बारे में। तो नाविक विद्रोह का जो मामला था, वो मतलब एक ऐसा समय था जब जो नेवल रेटिंग्स थे, जो लोग ओ आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस, अनिर्बान ने लिखा है, माय ग्रैंडफादर पार्टिसिपेटेड इन दिस। यस। तो ये जो बहुत यंग नाविक थे, जो हिंदुस्तानी नाविक थे, जिनके खिलाफ बहुत भेदभाव किया जाता था अंग्रेजी नाविकों की बनिस्बत, बहुत खराब ट्रीटमेंट दिया जाता था, गाली गलौज की जाती थी, ठीक तरह से उन्हें राशन, डीमोबिलाइजेशन के समय उन्हें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं होती थी, तो वो वैसे भी नाखुश थे। लेकिन साथ में जो एक राजनीतिक माहौल बन रहा था पूरे देश में, क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में चला था, उस समय आईएनए की ट्रायल्स चल रही थी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसमें से एक सिख, एक मुसलमान और एक हिंदू का आप जानते हैं शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और ढिल्लों, ये तीन लोगों की जो है लाल किले में ट्रायल चल रही थी। 46 में बहुत कुछ हो रहा था, 46 में तेलंगाना का आंदोलन भी चल रहा था, 46 में तो एक पूरी जगह पर एक
माहौल था कि अभी ब्रिटिश को जाना चाहिए। तो उस समय जो नाविकों ने जो विद्रोह किया वो बहुत गजब का विद्रोह था। शुरुआत उसकी भले एक अपनी मांगों से, मामूली मांगों से शुरू हुई थी कि भाई हमें ठीक से राशन दिया जाए, ठीक से हमें ट्रीट किया जाए, हमें बराबरी से ट्रीट किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे वो ये हो गया कि भाई आईएनए के सभी लोगों को रिहा करो, आईएनए के सैनिकों को जो के ऊपर जो म्यूटिनी का चार्ज लगा है उन सब लोगों को रिहा किया जाए। और फिर इन लोगों ने एक बहुत हिम्मत का काम किया, और वो हिम्मत का काम ये किया कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम भले एक सशस्त्र बल हैं, हम नेवी के लोग हैं, लेकिन हम आज से ब्रिटिश की सेवा नहीं करना चाहते, हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन की सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने यूनियन जैक को उतार के, जो ब्रिटिश का झंडा उतार करके, और 3 झंडे, कौन से 3 झंडे? कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। तो तिरंगा झंडा, हरा झंडा और लाल झंडा, ये तीनों अपने उस पे लगाए। और इन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से ब्रिटिश लोग तो लगभग भाग ही गए वहां से। तो इसकी शुरुआत हुई थी HMS तलवार, एक शिप थी बॉम्बे के अंदर, उसके साथ शुरुआत हुआ। और फिर इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उसके मैं लंबा इतिहास नहीं बताऊंगी, आप लोगों को इतिहास स्वयं पढ़ना चाहिए, आप लोग, बहुत मजेदार लगेगा। पहले वो लोग कांग्रेस वालों के पास गए कि भाई आप, हम अपने आप को आपके हाथों करना चाहते हैं, आप हमें जैसा हुक्म देंगे वैसा हम करेंगे। तो कांग्रेस वाले तो घबरा गए। उन्होंने कहा अरे भाई ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो आजादी के बाद भी एक संयमित सेना चाहिए, हमको कोई विद्रोह करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से इनको बोल दिया नहीं नहीं आप सरेंडर करो, आप जो है इस लड़ाई को छोड़ दो। उसके बाद ये लोग जिन्ना के पास गए, कलकत्ता, और वहां से भी लगभग यही रिप्लाई आया। और एक बात नोट करिए, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सारे एक साथ थे। और तो अल्टीमेटली जो है साथ दिया तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ दिया। और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी बॉम्बे में बहुत स्ट्रांग थी, और स्ट्रांग इसलिए थी क्योंकि बहुत जो सारे टेक्सटाइल मिल थे वहां, पूरे मजदूर, लाखों की तादाद में जो मजदूर थे। और जैसे ब्रिटिश ने देखा कि भाई इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से एक हमला उनके ऊपर शुरू हो गया। लेकिन इस बीच में ये जो विद्रोह था ये सब जगह फैल चुका था। ये काठियावाड़, कराची से लेकर के विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दूर दूर तक ये चिंगारी जो है वो विद्रोह की फैल चुकी थी। ये नेवी से लेकर इंडियन एयरफोर्स में भी, जो आखिर ज्यादातर लोग तो भारतीय थे, सिर्फ कुछ अफसर ही थे जो अंग्रेज थे, मतलब और तो सब लोग तो अंग्रेज हो नहीं सकते थे। तो वहां भी वो चीज फैल गई, और आर्मी में भी ये चीज फैल गई, और कोशिश की जाने लगी कि किसी तरह इनको कैसे दमन किया जाए और रोका जाए। अब मैं एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना रही हूँ उस किताब से, जो बताता है कि वर्किंग क्लास का उस समय रोल क्या था। Friday, 22nd February 1946. Bombay woke to what became the bloodiest day of the mutiny. Even as the political leadership turned their backs on the ratings, ordinary citizens took to the barracks, took to the barricades to bravely face tanks and bullets in support of the strikers. हवाई हम बमबारी की गई, टैंक लाए गए लोगों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, जो आम जनता रोटी और पाव और सब कुछ लेकर के और जाकर के इन लोगों को, क्योंकि खाना भी बंद हो गया था, इनको पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी। वहां जनता ही इनको खिला पिला रही थी, जनता ही इनके समर्थन में लगी हुई थी। Newspaper reports estimated that several hundred, somewhere between 350 to 700 people were killed.
350 और 700 के बीच लोगों ने शहादत दी और 1000 to 1500 people were injured, some gravely. This day of martyrdom belonged to the workers and the students of Bombay. The civilian death toll was comparable to the massacre at Jallianwala Bagh on Baisakhi Day, 13th April 1919. The difference was, in Bombay, civilians, mill workers and students fought pitched battles against British troops and policemen, and in contrast to Jallianwala Bagh, 22nd February 1946 is not commemorated by any memorial or any ceremonies. It has been deleted. It has been edited out of the approved history of the independent movement. In fact, पता नहीं आप जानते हैं उत्पल दत्त जो एक्टर हैं उस समय इप्टा में थे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, उन्होंने बहुत बाद में 1965 में इस पे एक नाटक करने की कोशिश की थी जिसका नाम था कल्लोल, तो उस समय भी वो गिरफ्तार हो गए थे. Shouting patriotic slogans and plastering posters urging the Indian soldiers in the British Army not to fight their fellow Indians, the crowd thronged the gateway of India. At around 2:30 p.m., the city exploded and pitched battles began in several locations. Barricades were thrown up in various parts of the city by the locals. Behind them, the flags of the Congress, the Muslim League, and the Communist Party fluttered proudly, and the people were ready to defend these flags and, by extension, Mother India at any cost. The police opened fire over 20 times in the fort area. अगर आपने आज आकर फोर्ट एरिया देखा होगा तो फोर्ट एरिया वो जगह है जहां हाई कोर्ट है, जहां टाटा हाउस है, जहां एशियाटिक लाइब्रेरी है, जहां हुतात्मा चौक है, ये बॉम्बे का सेंट्रल एरिया है. 20 times the police opened fire. The BST वहाँ की bus service है, electricity service है. The BST bus drivers who had joined the protest attacked English and European civilians and soldiers. Starting 22nd February, Bombay burned for 3 days. There was no end to the mob fury. Battles between British troops with machine guns and stone throwing mobs took place all over the city. The Imperial Bank on Abdul Rahman Street was looted. Military lorries were torched at Shivaji Park. The Kohinoor mill in Dadar area was set on fire. Tram tracks were obstructed by empty drums and barricades. Out of 16 cloth mills in the city, 16 जो टेक्सटाइल मिलें थी, only 5 worked to their full strength on 23rd February. In the other 11, workers abstained from work or did only token work. The police were taking no chances. They entered middle class localities and workers' chawls to track down the protest leaders. the the unrest at Bombay stirred people all over the country. At Karachi, Vishakhapatnam, Madras, Calcutta, Ahmedabad, Trichinopoly, Madurai, Kanpur, the British struggled to control the crowds. The protesters were undeterred. In Vishakhapatnam, the Communist Party organized a procession of workers and other citizens carrying posters saying, "Release the Navy boys, down with imperialism." In Calcutta, an unprecedented strike led by Calcutta tramway workers resulted in complete paralysis of all forms of transport: trams, buses, taxis, and even trains. 1 lakh students and workers took to the streets. The demonstrators carrying the flags of the Communist Party, Congress, and Muslim League went round the city shouting slogans, urging the three parties to unite and help the naval ratings. In Ahmedabad, on 24th and 25th February, 10,000 mill workers, mostly owing allegiance to Congress and Muslim League, struck work and 18 mills were wholly shut. In Trichinopoly, 10,000 mill and office workers took out a mile-and-a-half long procession to demonstrate solidarity. There was complete hartal in Madras. In Madurai, um, sorry, there was a call. Um, in Madurai, a day-long bandh culminated in a meeting of over 50,000 people. In Karachi, 30,000 Hindus and Muslims, mill workers and students poured into the Eidgah Maidan. The Naval Central Strike Committee finally surrendered on 23rd February. At 6:13, the three flags of the Congress, Muslim League, and Communist Party were lowered from the masts of the rebel ships. A last message was read out. It read this: "A last word to our people. You have stood by us. We are glad, proud, and grateful for that. We mourn the loss of life. Had you not stood by us and demonstrated in your thousands, our cause and our strike would have been drowned in blood. Our strike has been a historic event in the life of our nation. For the first time, the blood of the men in the services and the people flowed together in a common cause. We in the services will never forget this. We also know you, our brothers and sisters, will not forget. Long live our great people. Jai Hind." तो ये थी रॉयल इंडियन म्यूटनी और इसके बाद
कितनी जल्दी अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब ये देश हमारे बस में रहने वाला नहीं है, और अंततः जो कैबिनेट मिशन आया और पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी हुई। लेकिन आप जरा एक बात ये सोचिए कि शायद इतिहास मुड़ भी सकता था, शायद एक अलग अंत भी हो सकता था इस चीज का, और शायद उस अंत में पार्टीशन जैसी चीज नहीं होती, ऐसी भी संभावना है। तो उस समय का मैंने ये सब आपको क्यों सुनाया, जब हम मजदूर वर्ग की बात करें तो मैंने ये क्यों सुनाया आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद, कराची, कलकत्ता, बम्बई, किस लेवल तक मजदूर वर्ग देश की राजनीति में जुड़ा हुआ था, और और मजदूरों को संगठित करने वाले भी उसमें किस तरीके से जुड़े हुए थे। तो ये स्थिति थी आजादी के अवसर पर कि काफी मजबूती से यूनियंस ऑर्गेनाइज थे, और जो एआईटीयूसी है, एटक, जो आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की एक ट्रेड यूनियन के रूप में जानी जाती है, उस समय और एआईटीयूसी जो है वो अकेला फेडरेशन था, और उसमें हर तरह के लोग थे। मतलब एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय भी रह चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस भी रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू भी रह चुके हैं, सरोजनी नायडू भी रह चुके हैं। तो उस समय कांग्रेस ने अपने आप को इससे अलग नहीं किया था। बाद में इंटक यूनियन जो है वो अलग बनी एटक में से, पर ये बात की बात है। तो उस समय आप तो एक तो मजदूर वर्ग एक बड़ा गर्व के साथ इस स्वतंत्रता आंदोलन का भागीदार था, और जाहिर है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था मजदूर वर्ग को उस समय। और इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो श्रम कानून उस वक्त आए, ये आजादी के शुरुआती दिनों के सारे आपका फैक्ट्रीज एक्ट, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, आपका ट्रेड यूनियन एक्ट तो थोड़ा पहले का था, 1926 का, पर ये शुरुआती ये मजदूर वर्ग के एक शक्तिशाली होने के पीरियड में बहुत सारे ये कानून लाए गए थे। तो उसी समय एक देश को आगे और कैसे बढ़ाना है, अभी एक बार ब्रिटिश के हाथ से सत्ता का एक हस्तांतरण हुआ, उसके बाद से ये हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलेगी, एक प्रश्न ये भी था। तो उस समय जो है 1944 में एक बॉम्बे प्लान नाम का एक प्लान उद्यमियों ने, उद्योगपतियों ने पेश किया, और इसके सिग्नेटरीज थे जेआरडी टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, एडी श्रॉफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई वगैरह। तो ये सारे जो लोग थे, ये इन्होंने बॉम्बे प्लान नाम का जो दस्तावेज तैयार किया, उस बॉम्बे प्लान में ये था, क्योंकि उस समय जो पूंजीपति वर्ग था उसकी इतनी शक्तियां तो थी नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता, चाहे वो रेलवेज की, पोस्ट और टेलीग्राफ की हो, या इलेक्ट्रिसिटी पावर की हो, या शिपिंग की हो, या रेलवेज की हो, ये सब करने का, स्टील प्लांट्स हो, सीमेंट प्लांट्स हो, पावर प्लांट्स हो, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की शक्ति तो उस समय के उद्योगपतियों में थी नहीं। तो जाहिर है एक कॉन्सेप्ट पब्लिक सेक्टर का, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का और पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, और उस समय मजदूर वर्ग से बल्कि निवेदन किया गया कि अब देश को बनाने का समय है, इस वक्त मजदूरों को ज्यादा मांगे नहीं करनी चाहिए, मजदूरों को जो है एक अनुशासन के साथ उत्पादन करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। तो ये वो समय था जब यू कैन से इट वाज अ हनीमून बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, कि भाई दोनों की एक कोशिश थी, हाँ देश आगे बढ़ना चाहिए। उस समय जो उद्योगपति थे वो भी यूनियंस के साथ अच्छी तरह से बात करना चाहते थे, यूनियंस के साथ सहयोग लेना चाहते थे, पब्लिक सेक्टर की बात करते थे, और एक पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता के ऊपर बात हुई। तो
ये जो चीजें थी ये हमारे संविधान में भी दिखाई पड़ता है। उस समय जो मजदूर वर्ग का कहना चाहिए दबदबा था या उस प्रभाव था, कम से कम राजनीति के क्षेत्र में जो प्रभाव था वो संविधान के अंदर भी आपको दिखता है। आप देखिए आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जो है शोषण के खिलाफ जो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध में जो बुनियादी अधिकार है, उसमें देख लीजिए जो बेगारी को रोकता है, फोर्स लेबर को रोकता है, 14 साल से नीचे के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है। और खास तौर से फंडामेंटल राइट्स में नहीं तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मार्गदर्शक सिद्धांत जो है कि भाई आखिर ये देश इस देश को आगे कैसे बढ़ना चाहिए या इसकी नीतियां किस तरह की होनी चाहिए, उसमें जो है आप बहुत सारी बातें मजदूर वर्ग से ली हुई या मजदूर वर्ग की राजनीति से ली हुई बातें आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए promoting and protecting a social order of social, economic and political justice, minimizing inequalities in income, कि भाई इनकम के अंदर जो गैर बराबरियां हैं उसको कम से कम किया जाए, ये आर्टिकल 38 में आता है। पर्याप्त जीविका के साधन होने चाहिए, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब जो हमारे जो संसाधन हैं उसका जो उपयोग होना चाहिए, उसका जो वितरण होना चाहिए वो ऐसा हो कि आम जनता के लिए हो। इकोनॉमिक सिस्टम विच डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा सिस्टम जिसमें जो है वो धन का संचय किसी जगह में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और पावर कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हमारा होना चाहिए। इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन एंड इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस वगैरह वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वेलफेयर स्टेट, एक ज्यादा समानता मूलक एक समाज जिसमें ज्यादा डिफरेंसेस, ज्यादा पोलराइजेशन ना हो, चाहे इनकम की या चाहे पावर की, ऐसे ना हो, इस प्रकार का ये था। और ये मतलब एक तरह से जो समाजवादी सिद्धांतों से मेल खाने वाली चीजें, ये सारे हमारे संविधान में इसी प्रभाव के कारण, जो मजदूर वर्ग का प्रभाव और मजदूर वर्ग की राजनीति का प्रभाव वो जो पड़ा वो इसमें आता है। अब वो एक अलग बात है कि हर चीज जो मिलती है और जो मजदूर वर्ग को आज तक से कभी भी मिली है वो लड़के ही मिली है। जो कुछ मिला है, आप लोग तो मई दिवस का इतिहास जानते होंगे कि 8 घंटे का दिन होना चाहिए, इसके लिए तो लोग फांसी पे चढ़े थे। मतलब जब लोग फांसी पे चढ़े उसके बाद 8 दिन का कार्य दिवस जो है वो लागू हुआ था। तो यहाँ भी कोई इसमें फर्क नहीं था, यहाँ भी मजदूरों ने एक एक जो कानून लाए गए, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, या हर चीज के लिए अलग 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 लड़ाइयाँ मजदूर वर्ग ने लड़ी, और तब वो कानून धीरे धीरे आते गए। कानून आने के बाद उसके अमलीकरण की बात हुई वगैरह वगैरह। तो ये लगातार होता गया। और उस समय कुछ प्रमुख कानून, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट एक बहुत प्रमुख कानून है, वो दिन के घंटे सीमित करता है कि कितने घंटे काम हो सकता है। वो ये बोलता है ओवर टाइम, डबल ओवर टाइम होना चाहिए। वो ये बोलता है कि किस प्रकार की सुरक्षाएं, जो चलित मशीनें हैं उसके आसपास किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए। वो ये बताता है कि और खास करके उसमें बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए, खास करके भोपाल गैस कांड के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, जिनकी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में सुरक्षा, जिसके बारे में बहुत सारे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिसका जाहिर है कि यूनियन कार्बाइड ने पालन नहीं किया और उस वजह से गैस ये हुआ था, पर गैस का रिसाव हुआ था। पर ये जो फैक्ट्रीज एक्ट, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की भाई हर चीज सड़क पे क्यों तय हो, बातचीत के द्वारा तय होनी चाहिए, कंसिलिएशन होना चाहिए, ताकि ये जरूरी ना हो कि हर चीज के लिए हड़ताल करने की नौबत आए।
तो ये चीजें थी। मिनिमम वेजेस एक्ट था, मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये भी तय किया गया था कि भाई एक परिवार को क्या क्या बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक पोषक आहार की जरूरत है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी तय की गई थी कि हाँ भाई इतने कैलोरीज जो हैं परिवार के हर सदस्य को मिलना चाहिए। वेतन इतना होना चाहिए कि एक व्यक्ति को मिले को पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर उसमें हाउसिंग भी कैलकुलेट होना चाहिए, उसमें मेडिकल भी कैलकुलेट होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा भी कैलकुलेट होनी चाहिए। इस प्रकार से एक मिनिमम वेज का कैलकुलेशन होना चाहिए। ये बातें हुई थी। फिर क्या हुआ कि जो अलग अलग तो कुछ तो बुनियादी इस तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इस तरह के कुछ कानून आने लगे। फिर अलग अलग जो मजदूरों की जो श्रेणियां थी उन्होंने अपने अपने विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार भी अपने अपने कानूनों के लिए कोशिश किया। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर का सबसे बड़ा समस्या ये है कि उनका मालिक कोई परमानेंट है ही नहीं। वो 3 महीने उधर काम करते हैं, 1 महीना उधर काम करते हैं, 6 महीना उधर काम करते हैं। तो फिर जब मालिक एक नहीं है तो उसको उस व्यक्ति को किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा दी जाए वगैरह वगैरह। उसके लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। डॉक वर्कर्स थे, उनका भी एक शिप पे काम नहीं है, बहुत सारी शिपों पे काम है। बीड़ी वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, माइन वर्कर्स थे, सबके अलग अलग। डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो भी एक घर में काम नहीं करती हैं, बहुत घरों में काम करती हैं। तो अलग अलग जो मजदूर तबके थे उन्होंने धीरे धीरे अपने को संगठित करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लिए कानूनों को लाने का प्रयास किया। कुछ सफल हुए, जैसे डॉक वर्कर्स बहुत सफल हुए, मथाड़ी हमाल वर्कर्स कुछ सफल हुए, कुछ अभी प्रक्रिया में थे अभी भी। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक्ट अभी अभी आया था, अभी अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के जो वो तो कानून अभी अभी 2013 में आया। तो मतलब इतनी मुश्किल से डोमेस्टिक वर्कर्स का अभी भी हर स्टेट में नहीं है कानून। जो हॉकर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके भी कानून आने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे हर तबका अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए कोशिश कर रहा था। दूसरी एक प्रक्रिया ये थी कि जो बड़े जो जो मुख्य उद्योग थे, जैसे सीमेंट, स्टील, कोल, इनमें क्या था, इनमें जो पूरे देश भर के जो यूनियंस थे वो लोग देश भर के उद्योगपतियों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो दैट वाज ए इंडस्ट्री वाइड कंसल्टेशन। उसके हिसाब से वेज बोर्ड बनाया गया, जैसे सीमेंट का वेज बोर्ड बनाया गया। तो सारे सीमेंट कंपनियां और सारे सीमेंट यूनियंस ये आपस में तय करते थे कि अभी सीमेंट वेज बोर्ड में कितना वेतन होना चाहिए, कितने अलाउंसेस होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। उसी प्रकार से स्टील वेज बोर्ड, कोल वेज बोर्ड, लेकिन ज्यादातर सीमेंट को छोड़ के, सीमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज का ही वेज बोर्ड था, लेकिन स्टील हो गया, कोल हो गया, ये सब जो है सब पब्लिक सेक्टर में थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होने लगती है समाज के अंदर। पहले तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ compete करने लगता है। पहले तो उसको उसको वो निचोड़ता है, मतलब एक तरह से उसके ऊपर पैरासाइट बन के उसको निचोड़ने लगता है पब्लिक सेक्टर को। फिर compete करने लगता है और फिर ओवरटेक करने लगता है, फिर बोलने लगता है अब तो हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत नहीं, अब तो इसको पूरे को प्राइवेटाइज कर दो। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती गई वहां मजदूरों को भी कमजोर होते देखते जा रहे हैं। वेज बोर्ड की प्रक्रियाएं बंद हो गई और जो कंसल्टेशंस होते थे लेबर यूनियंस के साथ वो कम हो गए। और सबसे बड़ी चीज ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के माध्यम से जो उद्योगपतियों ने क्या किया है, एक बाईपास रूट निकाल लिया कि एक तरफ तो मजदूर वर्ग लड़ लड़के अपने लिए कुछ कानून तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ जो है उद्योगपतियों ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐसी एक श्रेणी बना दी जिसके ऊपर ये सारे कानून ही लागू नहीं होते थे। तो वो सिर्फ परमानेंट वर्कर्स के लिए लागू होते थे और वो एक धीरे धीरे छोटा होता हुआ, सिकुड़ता हुआ एक हिस्सा था मजदूर वर्ग का। तो ये परिस्थितियां होने लगी। अब ये किस हद तक हुआ कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, आप थोड़ा सा मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, भिलाई से। तो भिलाई स्टील प्लांट जब शुरू में बना
उसके लिए बहुत सारी जमीनें ली गई सब जगह से। तो उस समय हर किसान ने जिसने जमीन दी उसको एक परमानेंट नौकरी दी गई। तो 96